Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही बेहद उपयोगी है। लगभग अधिकतर सब्जेक्टों की मेथड के क्वेश्चन हैं। पद 32,000 मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। 32,000 इसलिए क्योंकि 31,000 की आपकी वैकेंसी है, प्लस 1,000 पद शिक्षा विभाग ने नए जारी किए हैं। तो नए जो स्वीकृत पद है 1,000, इनको रीट भर्ती में जोड़ने की सूचना आ रही है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि 32,000 पद आपकी इस भर्ती में हो जाए। टोटल 20 क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले 2 टेस्ट ले चुका हूँ शिक्षण विधियों के, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए मित्रों। अब टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। अच्छे से प्रश्नों को समझकर जवाब दीजिएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है साहचर्य सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोल चाल का सिद्धांत और लिखने का सिद्धांत। तो साथियों, अगर बात करें भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की, तो वो है आपके आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक तरह से अभ्यास करने से लिया जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो, अगर उसका अच्छी तरह से अभ्यास करते हो, आवृत्ति बार बार करते हो, तो आप उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हो मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न संख्या 1 में। आज 2 टेस्ट हैं, एक तो शिक्षण विधियों का ये टेस्ट है और एक और NCERT की क्लास 11th की बुक से कुछ विशेष प्रश्न हैं। विशेष मतलब बिल्कुल नए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर सोल्व कर लेना। NCERT 11th साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ आज ही मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके सेकंड प्रश्न क्या है साथियों। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण के क्षेत्र में कितने प्रकार की पाठ्य योजना बनाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों, शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्य योजना बनाई जाती है 4। एक होती है आपके वार्षिक पाठ्य योजना, एक होती है आपके मासिक, एक होती है आपके इकाई पाठ्य योजना और एक होती है आपके दैनिक पाठ्य योजना, जिससे आप कक्षा में पढ़ाते हो, वो दैनिक होती है। तो साथियों, इस प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में जो पाठ्य योजनाएं बनाई जाती है उसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। चौथा विकल्प ही सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द और प्राक कथन। तो ये क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है साथियों। अध्ययनात्मक जिसको पढ़ सकते हैं, तो पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष है वो है प्राक कथन। प्राक कथन लिखा होता है पुस्तक के बारे में, तो उसको आप पढ़ सकते हो साथियों। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर भी सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, त्रिआयामी सामग्री में सम्मिलित है चार्ट, पुस्तक, श्यामपट्ट और ताजमहल का छोटा नमूना। तो साथियों, चार्ट दृश्य सामग्री है, पुस्तक भी आप एक तरह से दृश्य ही सामग्री मान सकते हो, श्यामपट्ट ये भी दृश्य सामग्री है, लेकिन ताजमहल का छोटा नमूना डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है, इसलिए ये एक त्रिआयामी सामग्री में सम्मिलित हो जाता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न 5 है, आगमन विधि में कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है? 4, 3, 5 और 6। तो मित्रों, आगमन विधि के रूप नहीं बताना है, रूपों की संख्या तो 2 होती है, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, तो एक है पूर्ण से अंश की ओर, एक है विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक है ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक है उदाहरण से नियम की ओर और एक है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन, उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये 5 शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के। तो साथियों, विकल्प नंबर 3 आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। 5 में 5 ही आंसर है और विकल्प के अनुसार पूछे तो तीसरा। प्रश्न नंबर 6 है,
बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मित्रों देखिए, वो चीज़ बतानी है जो लिंग, जहाँ से उस जगह को छोड़ के लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चे, लिंग के बारे में अच्छी तरह से वहाँ से नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो ट्यूशन को छोड़ कर के अन्य जैसे मीडिया हुई, समाजीकरण हुआ, संस्कृति है, यहाँ से लिंग भूमिकाएं ग्रहण जरूर करते हैं। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा मित्रों, प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है। 7वां क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्या है, चलिए देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन को भी। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, प्रश्न पूछ रहा है कि जो मानकीकृत परीक्षण है, जो मतलब जो मान्यता प्राप्त परीक्षण है, उनकी आलोचना मतलब उसकी कमी कौन सी है कि ये एक बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वह मुख्य रूप से मुक्त धारा किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है और परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये लास्ट वाले तो चौथा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है। यहाँ पर आप तो देखिए प्रथम और दूसरे में से ही चयन कीजिएगा। मित्रों जो मानकीकृत परीक्षण है, इनकी आलोचना यह आ रही थी कि वह मुख्य रूप से मुक्त धारा किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो मित्रों यहाँ आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। आपके 8वां क्वेश्चन क्या है, तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं मित्रों ये बताना है आपको। पहला प्रश्न है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा विकल्प है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तीसरा विकल्प है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। और चौथा विकल्प है आवधिक अंतराल ऊपर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो मित्रों प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर देना है। क्या रहेगा इसका सही आंसर कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग किस लिए कर सकते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है मित्रों, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, कि जो सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए हैं वो क्यों विकसित किए गए हैं, ताकि वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए और बच्चे द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो साथियों सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए गए, राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 9 में। तो बताइए राइट आंसर साथियों प्रश्न संख्या 9 में। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। तो देखिए गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, ये लास्ट क्वेश्चन है बड़ा वाला, बाकी 10 क्वेश्चन नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल मतलब रीट एग्जाम के लेवल के, ये थोड़े सीटेट के अंतर्गत आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, आपके रीट में आने के कम चांस है लेकिन आ सकते हैं, प्रैक्टिस हम बंद नहीं करेंगे। गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है और हर कोई गणित सीख सकता है। तो साथियों गणित सीखने के संबंध में ऐसा तो थोड़ी है कि भाई ये कठोर अभ्यास से ही सीखेंगे या ये कठिन विषय, ये तो गलत धारणा है। या फिर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। लेकिन हर कोई गणित सीख सकता है, ये गणित सीखने के संबंध में सत्य है।
अपन मानते हैं, हमको मान कर चलना ही पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति गणित को सीख सकता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत, एकीकृत, समावेशी और उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसका जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण कैसे बन सकता है। साथियों वो समावेशी भी होना चाहिए, वो एकीकृत भी होना चाहिए, वो विषयगत भी होना चाहिए। मतलब ये सभी वाला जो विकल्प है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या। तो मित्रों उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ये सभी चीजें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, आगे रिक्त स्थान है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान और संप्रेषण। तो मित्रों भाषा का अति महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पर, अति महत्वपूर्ण प्रकार्य, प्रकार्य मतलब कार्य। तो संप्रेषण दिए गए विकल्पों में से भाषा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है या अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। और साथियों भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसलिए सुनना, लेखन, अक्षर ज्ञान ये तो इसके छोटे भेद है, लेकिन संप्रेषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न 12 में। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक है, पहला है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। और चौथा है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखे, वो बोलना तो पहले भी जानते, मतलब कोई ना कोई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसा दूसरा है कि केवल संचार माध्यमों से नहीं सीखते हैं, दूसरी चीज़ों से भी भाषा सीखते हैं। साथियों राइट आंसर है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, नहीं होती भी तो गलत है। जन्मजात ही उनमें क्षमता पाई जाती है भाषा को अर्जन करने की। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 14 है, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई आती है लेखन में, सुनने में, बोलने में और पढ़ने में। तो साथियों डिसग्राफिया ये मैंने आपको साइकोलॉजी में पढ़ा रखा अच्छी तरह से। डिसग्राफ, ग्राफ का मतलब लेखन आपको बताया था। तो जिन बालकों में डिसग्राफिया नामक विकार पाया जाता है उनमें लेखन क्षमता नहीं पाई जाती है, लेखन में कठिनाई का अनुभव वो करते हैं। साथियों प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन और भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो अच्छी तरह से देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो इसको। तो मित्रों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश यदि समृद्ध रहेगा, समृद्ध, तो भाषा अपने आप बालक सीख जाएगा। और अर्जित कब करेगा परिवेश से, जब परिवेश समृद्ध नहीं रहेगा। तो साथियों ये इसका मुख्य आधार होता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों आपका प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता और स्कूल। खुद के ऊपर यूज करके देख लेना इन चीज़ों को, राइट आंसर तभी देना है आपको। तो शिक्षा अधिकारी तो लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, स्कूल भी नहीं करता है, स्वयं बच्चे या माता पिता, बताइए अपनी चॉइस। मित्रों बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके माता पिता, न कि स्वयं बच्चे। अगर प्रश्न होता बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किसे करना चाहिए, तब आपका राइट आंसर होता स्वयं बच्चे। लेकिन कौन निर्धारित करता है, आपसे क्या पूछा है, कौन निर्धारित करता है। तो साथियों निर्धारित तो वही करने वाला कौन होते हैं, बच्चे के माता पिता। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा
परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक, औपचारिक तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो दोनों शायद मेरे हिसाब से तो गलत हो जाएंगे। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, किस नहीं है सॉरी की लिखा था मैंने। और रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, तो कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ साफ है कि तीसरा विकल्प दिख गया अपने को, ये सही है कि जो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा है उससे संबद्ध होनी चाहिए, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक या अन्य कोई भी पाठ्यपुस्तक हो। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देखिए, मुझे दो जगह अलग अलग मिला, एक जगह वर्णमाला याद करने का कौशल मिला और एक जगह अनुमान लगाने का कौशल मिला। लेकिन साथियों मेरा ये मानना है कि पढ़ना सीखने के लिए वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को एक निश्चित क्रम में वर्णमाला पूरी याद हो। वर्णमाला याद नहीं हो और अगर वो फिर अक्षर को पहचानता है तो भी वो पढ़ना सीख सकता है साथियों। जैसे अभी आपको वर्णमाला याद नहीं है लेकिन आप अच्छी तरह से हर चीज़ को पढ़ लेते हो, तो इसलिए आप यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही माना जाएगा प्रश्न 18 में। फिर भी आप कमेंट करके जाए कि क्या जो कुछ बुक्स में तीसरा दे रखा है क्या वो आपके हिसाब से सही है। आप अपना मत जरूर दें प्रश्न 18 में। प्रश्न नंबर 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में मतलब वो अगर उपस्थित नहीं है, वो चीज़ अपने पास नहीं है या उसका ज्ञान नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला के क्रमबद्धता का ज्ञान और संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो साथियों देखिए, अगर हमें लिपि से परिचय ही नहीं होगा, जैसे आपको हिंदी तो अच्छी तरह से पढ़ना आती है लेकिन आपको कोई ऐसी भाषा आपके सामने दे दी जाए जिसकी लिपि आप समझते नहीं हो, जैसे आपको गुजराती दे दे, जैसे आपको पंजाबी दे दे, जो आपको पढ़ना नहीं आती है, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे साथियों। लेकिन अगर उसको आप अपने देवनागरी लिपि मतलब हिंदी में लिखा तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो लिपि से परिचय होना आवश्यक है पढ़ाई के लिए, चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक शेयर करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करके जरूर जाए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और एग्जाम तक ये मेहनत आपके जरूर चलेगी। तो 20वां क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है पियाजे, स्किनर, चोम्स्की और वाइगोत्स्की। तो साथियों भाषा और विचार के संबंधों की जो चर्चा है इसमें अगर अग्रणी की अगर हम बात करें तो वो है नोम चोम्स्की। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 20 में। तो आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। एनसीईआरटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं आज, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।